नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक लगभग 320 वर्षों में 5 वंशों ने मिलकर शासन किया, जिसमें पहला है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। इस बीच में टोटल 3 वंशों ने मिलकर 11 शासक शासन कायम करता है, जिसमें पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश, जिसको कहते हैं कुतुबी वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका टाइम पीरियड 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक, यानी 4 साल दिल्ली के शासन पे अपना शासन कायम कर पाता है। और इसके मृत्यु के बाद, चूँकि इसका मृत्यु घोड़े से गिरकर अचानक हो जाता है 1210 ईस्वी में, तो इसका पुत्र आराम से गद्दी पे बैठता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक कभी गौरी का गुलाम था और इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। तो ये सोच के इल्तुतमिश आराम शाह को गद्दी पे बैठने नहीं दिया जाता है और आराम शाह को कत्ल करके दिल्ली की गद्दी पे बैठता है और 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक दिल्ली के गद्दी पे बैठता है इल्तुतमिश। इसी शासकों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक हुए, उसके क्रम क्या रहे, उसके टाइम पीरियड क्या रहे और उससे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। तो आज हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत जिसका टाइम पीरियड 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहता है। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहता है। जब आप इसको घटाएंगे तो आपको 320 वर्ष मिलेगा और इस 320 वर्षों में 5 वर्ष शासन करता है, जिसमें पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश को ही मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है और इसको इंग्लिश में कहें तो सलेब डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। तो लिखते हैं गुलाम वंश। गुलाम या मामलुक वंश, और इंग्लिश में कहें तो सलेब डायनेस्टी। गुलाम वंश में टोटल, ये जान लीजिए, गुलाम वंश का शासन पीरियड 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक, सॉरी यहाँ पे हम गलती कर दिए, 1290 ईस्वी तक। और इस 84 वर्षों में जब आप इसको घटाएंगे तो 84 वर्ष आपको मिलेगा। तो 84 वर्षों में टोटल 11 शासक शासन करता है। 11 शासकों ने मिलकर शासन करता है। 11 शासकों ने मिलकर शासन करता है। और इस 11 शासकों में 3 वंश, जिसको बताए हैं कि पहला कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश कुतुबी वंश कहलाया, तो वही लिखते हैं यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश कुतुबी वंश। और कुतुबी वंश का प्रथम शासक स्वयं मामलुक या गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिसका टाइम पीरियड कुतुबुद्दीन ऐबक, और जिसका टाइम पीरियड यहाँ पर लिखते हैं 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक, यानी 4 साल दिल्ली के शासन पे शासन कायम कर पाता है और घोड़े से गिर के अचानक इसकी मृत्यु हो जाता है। और इसके बाद इसका पुत्र आता है आराम शाह। और आराम शाह का टाइम पीरियड 1210 ईस्वी में आता है और 1210 के दिसंबर माह में ही इसको इल्तुतमिश के द्वारा कत्ल कर दिया जाता है और इससे अगला वंश का स्थापना करता है, जिसका नाम रहता है
कुतुबुद्दीन ऐबक के वंश को शमसी वंश के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको वंश को कहेंगे शमसी राजवंश। शमसी राजवंश। और शमसी राजवंश के पहले संस्थापक तो आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम, जिसको इल्तुतमिश के नाम से जाना जाता है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसका पूरा नाम रहता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और इसका टाइम पीरियड 1211 में आता है और 1236 तक रहता है। यह लगभग 25-26 साल शासन करने के बाद इसकी मृत्यु हो जाता है और इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1 साल के लिए आता है। चूंकि ये इल्तुतमिश अपने मृत्यु से पहले ही अपनी बेटी रजिया सुल्तान को शासक घोषित कर चुका था, लेकिन इस बीच में इसका पुत्र शमसुद्दीन रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासन पे बैठ जाता है। क्योंकि जिस समय इल्तुतमिश की मृत्यु होता है उस समय रजिया सुल्तान दिल्ली में रहता नहीं है, वो बदायूं का शासक उस समय रहता है। जब ये बात पता चलता है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पे बैठा है तो उधर से वो दिल्ली का सेना बदायूं से सेना लेके आता है और इधर से ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह सेना लेके जाता है और आपस में मुठभेड़ होता है, जिसमें रुकनुद्दीन फिरोज शाह मारा जाता है और अगला शासक बनता है रजिया सुल्तान। तो पढ़े लिखिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। और इसका टाइम पीरियड 1236 में ही आता है। यहाँ पे लिखिए 1236 में आता है और 1236 में ही इसको मरवा देता है कौन? इसी का बहन रजिया सुल्तान। और ये रजिया सुल्तान 1236 में दिल्ली की गद्दी पे बैठता है और 4 साल शासन करने के बाद 1240 में फिर इसी के भाई से युद्ध होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि रजिया सुल्तान को दिल्ली पर से कैसे हटाया जाता है इसके भाई के द्वारा। ये इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है, कुछ इतिहास है, कुछ कहानी है, वो जानेंगे। अभी ये ध्यान रखिए रजिया सुल्तान के बाद कौन सा शासक बनता है? मुइजुद्दीन बहराम शाह रजिया सुल्तान के बाद बनता है। यहाँ पर लिखेंगे मुइजुद्दीन बहराम शाह। एक काम करिए, इस डेट को हटा के यहाँ पे लिखते हैं ताकि 6 शासक रहता है शमसी राजवंश में, जिसमें 3 शासक हो गया है। 3 शासक को और इसमें हटाना है। यहाँ पे लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे लिखते हैं। इससे इस डेट को हम यहाँ पे लिखते हैं 1236। रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड 1236 से 1240 ईस्वी तक, यानी 4 साल ये दिल्ली के शासन में शासन कर पाता है। और इसके बाद आता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह रजिया सुल्तान को मरवाने के बाद ये दिल्ली सल्तनत पे मात्र 2 वर्ष ही शासन कर पाता है और ये 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में शासन कर पाता है। तो ये 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा। ये बात हम क्यों लिखवा रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के शासक को क्रमशः जब आप बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, जब ये एग्जाम आप कंडक्ट करेंगे, पीटी देंगे, तो आप में कूट के रूप में पूछ लिया जाता है, कभी कभी शासक के क्रम के रूप में पूछ लिया जाता है कि इल्तुतमिश के बाद कौन शासक बना,
रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह और मोइजुद्दीन बहराम शाह के बीच कौन शासक बना, तो रजिया सुल्तान। उसका टाइम पीरियड क्या रहा, तो आपको वो बताना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए उसके टाइम पीरियड और उसके क्रम को पहले बता दें, और उसके बाद उससे बनने वाले जितने भी प्रश्न होता है उसको भी कंडक्ट करेंगे, उससे भी देखेंगे। इसके बाद आता है मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह। अगला शासक लिखिए अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। और इसका टाइम पीरियड, ये दिल्ली सल्तनत पे 4 साल शासन कायम कर पाता है और इसका टाइम पीरियड 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक रहता है। तो ये 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक। और इसके जाने के बाद आता है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद। और नासिरुद्दीन महमूद का टाइम पीरियड 1246 ईस्वी से लेके 1266 ईस्वी तक रहता है। लगभग 20 साल 21 साल शासन कर पाता है। ये सबसे लंबा टाइम पीरियड शमसी वंश में इल्तुतमिश का रहता है, उसके बाद यही रहता है। अंतिम सबसे ज्यादा पहला का, उसके बाद सबसे ज्यादा अंतिम का रहता है 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक। तो ये देखिए 1246 से लेकर 1266 ईस्वी तक। 2, 4, 6 इल्तुतमिश के वंशज 6 हुए और ये 6 वंशजों का क्रम और उसका टाइम पीरियड। उसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद के बाद मृत्यु के बाद इसके बाद आता है बड़बनी वंश, जिसका पहला शासक गयासुद्दीन बड़बन रहता है। उसके बाद कैकुबाद और देन आफ्टर हुमायूं अंतिम शासक रहता है गुलाम वंश का। तो कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमूश था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। शमसी वंश के बाद बड़बनी वंश आता है। ये बड़बनी वंश, बड़बनी वंश, राजवंश कहिए, वंश के स्थान पे राजवंश कहिए तो अच्छा रहेगा, राजवंश। बड़बनी वंश के बाद, और जैसा कि आप जानते हैं कि बड़बनी वंश का संस्थापक गयासुद्दीन बड़बन था, तो गयासुद्दीन बड़बन ही पहला शासक बनेगा। गयासुद्दीन बड़बन, गयासुद्दीन बड़बन। और गयासुद्दीन बड़बन ये इतना चढ़ा, इतना बुद्धिमान, इतना विजडम आदमी था कि नासिरुद्दीन महमूद के टाइम पीरियड में भी ये 20 साल 21 साल शासन कर पाता है इसका वजीर बन के, और इसकी मृत्यु के बाद भी ये 20 साल 21 साल शासन कर पाता है शासक बन के। तो इसका टाइम पीरियड 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक रहता है। देख सकते हैं कि ये 21 साल शासन कर पाता है। और इसकी मृत्यु अपने पुत्र वियोग में ही मरता है। ये पुत्र वियोग में क्यों मरता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि गयासुद्दीन बड़बन अपने राज्य में नियंत्रण पाने के लिए, राज्य को सुदृढ़ करने के लिए रक्त और लौह का नीति अपनाता था। छोटे छोटे कर्मों के लिए बड़े बड़े दंड दिए जाते थे, और इसकी मृत्यु अपने पुत्र वियोग में ही होता है, जब इसका पुत्र की मृत्यु एक मुठभेड़ में मारा जाता है। तो इसके बाद आता है गयासुद्दीन बड़बन के बाद कैकुबाद।
और कैकुबाद का टाइम पीरियड जैसा कि आप जानते हैं ये दिल्ली सल्तनत पे 3 साल शासन कायम कर पाता है और ये 1287 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक रहता है। तो लिखिए 1287 से 1290 ईस्वी। और इसके बाद अंतिम शासक बनता है क्यूमर्स, जो काफी कम दिन तक ही रह पाता है। ये 1290 में ही आता है और 1290 में ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसको कत्ल करने के बाद खिलजी वंश के स्थापना करता है। क्यूमर्स अंतिम शासक क्यूमर्स जो 1290 में आता है और 1290 में ही मार देता है। कौन? खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो आप लिखेंगे खिलजी वंश, यहां पे लिखिए खिलजी वंश। और ये हो गया टोटल मामलुक वंश या गुलाम वंश के क्रमशः और उसके डेट और उसमें कौन कौन से शासक हुए। आप लिखिए खिलजी वंश, खिलजी वंश। और जैसा कि आप जानते हैं कि खिलजी वंश का टाइम पीरियड 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक लगभग 30 साल दिल्ली सल्तनत में शासन करता है। और इस 30 साल में टोटल 5 शासकों ने शासन किया, जिसमें पहला है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और दूसरा उसी का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शमसुद्दीन, उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर। तो लिखिए पहला शासक खिलजी वंश के, इसका टाइम पीरियड 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक रहता है। और इस 30 वर्षों में 5 शासक ने शासन किया, तो वो भी लिखेंगे 5 शासकों ने शासन किया। 5 शासकों ने मिलकर शासन किया। और कितना वर्ष तक किया? 30 वर्ष, 30 वर्षों तक शासन किया। और ये 30 वर्षों में पहला शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो लिखेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का टाइम पीरियड 1290 ईस्वी से लेके 1296 ईस्वी तक लगभग दिल्ली सल्तनत पे 6 वर्ष जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासन कायम कर पाते हैं। उसके बाद इसका भतीजा आता है, उसके बाद इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जो 1216 में आता है, 1296 में आता है, 1316 ईस्वी तक शासन करता है, लगभग 20 साल। तो लिखेंगे अलाउद्दीन खिलजी, जिसका टाइम पीरियड 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक रहता है। दिल्ली सल्तनत में कुछ ही शासक ऐसे हैं जिनसे प्रश्न बनता है और एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या रेलवे हो या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जिसमें अलाउद्दीन से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इल्तुतमिश से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और कभी कभी इसका क्रम और इसका टाइम पीरियड भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद लिखेंगे शिहाबुद्दीन उमर,
शिहाबुद्दीन उमर, और इसका टाइम पीरियड 1316 में ही आता है। शिहाबुद्दीन उमर बहुत कम दिन तक दिल्ली सल्तनत पे शासन कायम कर पाता है, और ये मात्र 35 दिन तक ही दिल्ली सल्तनत पे शासन करता है। लगभग 1316 में आता है और 1316 में ही चला जाता है, और ये मात्र 35 दिन तक शासन कर पाता है। अगर आपसे पूछें कि खिलजी वंश में सबसे कम दिनों तक शासन करने वाले शासक कौन था, तो आप बताइएगा शिहाबुद्दीन उमर। और शिहाबुद्दीन उमर के बाद कौन सा शासक आया, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, और जिसने 4 साल दिल्ली सल्तनत पे शासन कर पाता है। और उसके बाद आता है नसीरुद्दीन खुसरो खां, और ये नसीरुद्दीन खुसरो खां खिलजी वंश में एकमात्र शासक था जो हिंदू महिलाओं के गर्भ से जन्म लिया था, और जो बहुत कम दिनों तक ये भी शासन कर पाता है। 15 अप्रैल को आता है और 7 सितंबर को ये चला जाता है। तो लिखेंगे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, और इसका टाइम पीरियड 1316 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक, 1320 ईस्वी तक, यानी 4 वर्ष शासन करता है। उसके बाद लिखेंगे नसीरुद्दीन खुसरो खां, नसीरुद्दीन खुसरो खां, और ये 1320 में ही आता है। 15 अप्रैल और ये 7 सितंबर को विदा हो जाता है। और इसके बाद आता है अगला वंश, तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक दिनों तक शासन करने वाले मात्र एक वंश, वो है तुगलक वंश। उसके बाद खिलजी वंश के बाद आप पढ़ेंगे तुगलक वंश। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड पे स्पेस नहीं है, अब हम इसको मिटाएंगे। उसके बाद तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा शासक क्रम से आए उसको। जैसा कि आप जानते हैं कि तुगलक वंश का टाइम पीरियड 1320 ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी तक लगभग 94 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पे शासन कायम कर पाता है तुगलक वंश। और तुगलक वंश का प्रथम शासक गियासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम, जो खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो खां को समाप्त कर तुगलक वंश का स्थापना करता है। तो पहला शासक देखिए गियासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम, और गियासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम भी दूसरा शासक था जो हिंदू महिला के गर्भ से जन्म लेने वाला शासक था। और पहला खिलजी वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो खां था। तो लिखिए यहाँ पे तुगलक वंश, और तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी तक, यानी जब आप इसको घटाएंगे तो 94 वर्ष आपको मिलेगा। 94 वर्ष लिखिए, 94 वर्षों तक, ये 94 वर्षों तक रहता है। इस 94 वर्षों में टोटल 9 शासकों ने शासन करता है। इस 94 वर्षों में तुगलक वंश में 9 शासक मिलकर शासन करता है। तो ये 9 शासकों को लिखेंगे, 9 शासकों, 9 शासकों। और ये 9 शासकों में तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम, जिसका टाइम पीरियड 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक मात्र 5 साल का शासन पीरियड रहता है। गियासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम, गियासुद्दीन
तुगलक शाह प्रथम, ये हिंदू महिला के गर्भ से जन्म लिया था, इसलिए ये दूसरा था बी। और इसका टाइम पीरियड 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक, यानी 5 साल। और तुगलक वंश का दूसरा शासक मोहम्मद बिन तुगलक, जो 26 साल शासन करता है। तो दूसरा शासक मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, और इसका टाइम पीरियड 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक रहता है। 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक, जिसका टाइम पीरियड 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक रहता है, यानी 37 वर्षों तक तुगलक वंश में शासन कायम कर पाता है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। और इसका टाइम पीरियड 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक, यानी 37 वर्ष तक शासन रहता है। फिरोज शाह तुगलक भी तुगलक वंश का तीसरा ऐसा शासक था जो हिंदू महिला के गर्भ से जन्म लिया था, तो इसको तीसरा शासक लिखेंगे, तीसरा शासक। फिरोज शाह तुगलक के बाद आता है गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड मात्र 1 वर्ष ही रहता है, 1388 ईस्वी से लेकर 1389 ईस्वी तक। और इसके बाद फिर एक और शासक जिसका टाइम पीरियड भी 1 वर्ष का ही रहता है, अबू बकर शाह, तो वो भी लिखेंगे गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। ये 1 वर्ष के लिए आता है, 1388 में आता है और 1389 में ये चढ़ा जाता है। और जैसा कि अभी बताए हैं कि अगला शासक अबू बकर शाह, ये भी 1 साल के लिए ही आता है, तो ये अगला शासक अबू बकर शाह, अबू बकर शाह, ये भी 1 वर्ष के लिए आता है और ये 1388 में आता है, 89 में आता है और 1390 में चढ़ा जाता है। इसके बाद अगला शासक जो 1390 ईस्वी से लेकर 1394 ईस्वी तक तुगलक वंश में शासन करता है 4 वर्ष, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय, मोहम्मद शाह तृतीय, जो 4 वर्ष शासन करता है 1390 ईस्वी से लेकर 1394 ईस्वी तक। इसके बाद आता है अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम, और अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम का टाइम पीरियड 1394 ईस्वी से लेके। अलाउद्दीन सिकंदर शाह के टाइम में 2 स्वतंत्र शासक बनता है, एक नसरुद्दीन नुसरत शाह फिरोजाबाद में बनता है और एक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली में। नसरुद्दीन नुसरत शाह ये फिरोजाबाद में 4 वर्ष 1394 ईस्वी से लेकर 1398 ईस्वी तक फिरोजाबाद में शासन करता है, और नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली में 1394 ईस्वी से लेकर 1413 ईस्वी तक यानी 19 वर्ष शासन करता है। और इस अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम जो 1394 में बनता है और 1394 में इसको गद्दी छोड़ना पड़ता है। तो अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम, यहाँ पे लिखते हैं अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम, अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम, सिकंदर
शाह प्रथम, जो 1394 ईस्वी में आता है और 1394 में ही चला जाता है। और इसी के टाइम में दो स्वतंत्र शासक होता है, एक होता है नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, और ये नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह फिरोजाबाद में बनता है, शासन स्थापित करता है फिरोजाबाद में, और ये फिरोजाबाद में 1394 ईस्वी में से 1398 ईस्वी तक। और दूसरा शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह, यहाँ पे नसीरुद्दीन नुसरत शाह होगा, नुसरत शाह, नसीरुद्दीन नुसरत शाह, और ये यहाँ पे नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, और ये 1394 ईस्वी से लेके 1398 ईस्वी तक, और ये दिल्ली में शासन करता है। बीपीएससी में कभी कभी पूछा जाता है कि तुगलक वंश में ऐसा कौन सा शासक था जिसके समय में दो स्वतंत्र शासक शासन स्थापना करता है, तो वो नसीरुद्दीन नुसरत शाह, जो फिरोजाबाद में 1394 ईस्वी से लेकर 1398 ईस्वी तक, और दिल्ली में नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह 1394 ईस्वी से लेकर 1413 ईस्वी तक। और इसके तुरंत बाद दूसरा वंश स्टार्ट हो जाता है, सैयद वंश, और देन आफ्टर लोधी वंश। तो अब हम सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखिए सैयद वंश, और इसका टाइम पीरियड 1414 ईस्वी से लेके 1491 ईस्वी तक, यानी ये दिल्ली सल्तनत पे 37 वर्ष 1414 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी तक शासन करता है। 1414 ईस्वी से लेके 1451 ईस्वी तक। जब आप इसको घटाएंगे तो आपको 37 वर्ष मिलेगा। तो ये 37 वर्षों तक शासन करता है, 37 वर्षों तक। और इस 37 वर्षों में टोटल 4 शासकों ने शासन किया, 4 शासकों ने शासन किया, 4 शासकों। और 4 शासकों में पहला शासक खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। पहला शासक खिजर खां संस्थापक थे, खिजर खां। इसके बाद मोहम्मद शाह, खिजर खां, मुबारक शाह। दूसरा नंबर पे मुबारक शाह होना चाहिए, मुबारक शाह, खिजर खां, मुबारक शाह। उसके बाद अलाउद्दीन मोहम्मद शाह, उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का टाइम पीरियड 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक, यानी 37 वर्षों में 4 वंशों ने शासन किया, जिसमें पहला खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड अलाउद्दीन आलम शाह। अगर आप इसका टाइम पीरियड ध्यान रखना चाहते हैं तो 1414 ईस्वी से लेके 1421 ईस्वी तक इसने 7 वर्षों तक
शासन किया। और मुबारक शाह का टाइम पीरियड 1421 ईस्वी से लेके 1421 ईस्वी से लेके 1421 से 1414 ईस्वी 13 वर्ष ये शासन करता है। एक बात रुक जाइए, 13 वर्ष ये शासन करता है। तो जब इसमें आप 13 ऐड करेंगे तो 3 1 4 और 2 1 3 34 वर्ष तक ये शासन करता है। मुबारक शाह 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक, यानी ये 13 वर्ष शासन करता है। और इसके बाद मोहम्मद शाह जो 1414 ईस्वी से 34 ईस्वी से लेकर 1443 ईस्वी तक, यानी 9 साल शासन करता है। 1434 ईस्वी से लेकर 1443 ईस्वी तक, और ये 9 वर्षों तक शासन करता है। 9 वर्षों तक। आप इसको घटा के भी देख सकते हैं। 13 - 4 ये 9, और ये 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, और 1 कैंसिल। और ये अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक, जो मात्र 8 वर्षों तक शासन करता है। 1443 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। तो लिखेंगे 1414 ईस्वी से लेकर 1443 से 1451। 1443 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है लोदी वंश। अब हम लोदी वंश में 3 शासक को पढ़ेंगे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। लोदी वंश में हम 3 शासकों के बारे में पढ़ेंगे, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी एंड सिकंदर लोदी। अगर दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक बोले तो सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी एंड इब्राहिम लोदी। तो अब हम लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर लिखिए लोदी वंश। लोदी वंश। और लोदी वंश का टाइम पीरियड 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, यानी 75 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश शासन कायम कर पाता है। तो ये 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। और इस 75 वर्षों में 3 शासकों ने शासन करता है। 3 शासकों ने शासन कायम करता है। और इस 3 शासकों में पहला शासक बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, और इसके बाद इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। अगर इसका टाइम पीरियड आप ध्यान रखना चाहते हैं तो बहलोल लोदी 38 साल शासन किया लोदी वंश में, और ये 28 साल शासन किया, और ये 9 वर्ष शासन किया। तो लिखिए बहलोल लोदी का टाइम पीरियड 1451 ईस्वी से लेके 1489 ईस्वी तक। और जब 1489 में से 1451 आप घटाएंगे तो ये 38 वर्ष आपको मिलेगा। तो लिखेंगे 38 वर्ष। और ये सिकंदर लोदी 28 वर्ष शासन किया। तो ये 1489 ईस्वी से लेकर जब आप इसमें 28 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1517। 1517 तक ये शासन किया। उसके बाद सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक।
यानी 9 वर्षों तक ये शासन करता है। बीपीएससी में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत के शासकों को क्रमशः सजाइए कि कौन शासक, कौन वंश कितने दिनों तक शासन किया। और जैसा कि जानते हैं कि गुलाम वंश 84 वर्षों तक शासन करता है, खिलजी वंश 30 वर्षों तक शासन करता है और तुगलक वंश 94 वर्षों तक शासन करता है। सैयद वंश 37 वर्षों तक शासन करता है और लोधी वंश 75 वर्षों तक शासन करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कभी कभी इसके आरोही क्रम में दे देता है सजाने के लिए, कभी अवरोही क्रम में दे देता है, कभी असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश वाले, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसको ऐसे सजाने के लिए दे दिया जाता है। कभी कभी स्टूडेंट असेंडिंग और डिसेंडिंग इसमें मात खा जाते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा कि असेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं। सुनिए असेंडिंग ऑर्डर किसको कहते हैं, अभी बनी रही है। अभी असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ अवरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम को ही कहते हैं बढ़ते क्रम। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ आरोही क्रम और आरोही क्रम का मतलब हुआ बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब पहले छोटा, स्मॉल, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। इसी को लिखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। यानी पहले छोटा लिखना है, जो भी नंबर हो पहले उसको छोटा लिखेंगे, दिन आफ्टर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। कहने का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यानी स्टेप पे चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ना या छत पे चढ़ना असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। इसी को हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम और इसी को कहते हैं बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाइएगा तो ठीक इसके उल्टा, तो कहेगा कि दिल्ली सल्तनत के शासकों को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए, तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे ज्यादा कौन था? सबसे ज्यादा था तुगलक वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश, उसके बाद लोधी वंश के बाद आ जाता है तुगलक, गुलाम, लोधी। और लोधी के बाद आता है लोधी वंश के बाद इससे पहले कौन सा वंश था? गुलाम, तुगलक, सैयद, सैयद वंश, सैयद। उसके बाद खिलजी, खिलजी, खिलजी। तुगलक वंश ने 94 वर्षों तक शासन किया, 94 वर्षों तक शासन किया। गुलाम वंश 84 वर्षों तक शासन किया। लोधी वंश 75 वर्षों तक शासन किया। सैयद वंश 37 वर्षों तक शासन किया और खिलजी वंश 30 वर्षों तक शासन किया। अगर आप इसको, ये तो असेंडिंग ऑर्डर है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर का फॉर्मेट लिखे हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए पहले बढ़ते क्रम लिखे हैं, तो पहले बढ़ेगा तो ये बड़ा, फिर इससे छोटा ये, फिर इससे छोटा ये, फिर इससे छोटा ये। तो मात्र आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन से
वंश का टाइम पीरियड कितना से कितना रहा, या नहीं तो कितना वर्ष तक शासन किया। तो इससे आपको कोर्ट में जब दिया जाएगा तो आप उसमें अच्छा से टिक लगा सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। अब हम जितने भी शासक हुए दिल्ली सल्तनत में, जितने भी शासक हुए, इस शासकों से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उसको बारी बारी से हम